पढ़ाने वाला हूँ पूरी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की आएगी, वो आप पूरी तरीके से देखिए और उसका एक एक लाइन का मैं आपको मतलब बताऊंगा और आप समझिए हर एक लाइन की, ठीक है। और अगर देखिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई मैं आपको एकदम से बता दूंगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भाई क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको लेकर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक तरीके से उनको हमने बेसिस माना क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम का। फिर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो भाई सेल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भाई मैं आसानी से आपको एकदम से बता दूँ बताने को तो बिना कोई बुक ठाए, ठीक है। तो ये मत सोचना भाई कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ तो भाई आपको कम पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचो भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं तो भाई मैं भी एकदम बता देता कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट किस में होता है, कंप्लीट किस में होता है विद एग्जांपल, देन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में कंप्लीट होता है, किस में इनकम्प्लीट होता है, एंड देन आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाता मैं, देन सेगमेंटेशन पे आ जाता, ठीक है, कॉलम पे आ जाता, डिप्लोब्लास्टिक पे आ जाता। तो भाई एकदम से सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप पूरी तरीके से एक बार पूरी तरीके से चैप्टर क्लियर कर लीजिए, आपको धीरे धीरे जो समझ में आता है तो भाई वो दिमाग में छप जाता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए और आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए बेसिक आपको अगर नीट में निकालना है तो मैं तो ये कहूँगा भाई एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको रेडी हुई होनी चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला है भाई ये नीट में नंबर लाने का, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और पढ़ते हैं एनिमल किंगडम शुरुआत से, ठीक है, अंत तक, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे आज काफ़ी सारा हम मेरे हिसाब से कवर कर लेंगे, शायद पोरीफेरा तक आज हम कवर कर लेंगे और कल को आगे के फाइलम हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मेनली आ जाते हैं एनसीईआरटी की लाइन भाई पहले मैं आपको पढ़ूंगा और उसका मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कॉलम, पैटर्न एंड द डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो भाई कई सारे एनिमल्स में हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म्स उनकी डिफरेंट है, एनिमल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, एनिमल्स के फॉर्म्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। पर कई सारे ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं, ठीक है। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द arrangement of the cell, we are talking about the body symmetry, we are talking about the nature of the column, we are talking about the digestive system, circulatory system and the reproductive system, ठीक है। तो कुछ में सिमिलर होते हैं, कुछ में डिफरेंट होते हैं और यही सब कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक बेसिक मान लिया कि भाई इन बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द सम कॉमन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। इन सबको हमने बेसिस मान लिया, ठीक है। And these features are used as the basis of the animal classification and some of them are discussed below, ठीक है। तो यही जितने भी मैंने भाई कैरेक्टरिस्टिक बताए कॉमन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इन सबको हमने जो है बेसिस मान लिया है और इन सब के बेसिस पे ही हमने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू ऑल द मेंबर्स ऑफ द एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ज्यादातर सभी मेंबर्स एनिमल्स के मल्टीसेलुलर होते हैं भाई, पर हम ये नहीं कह सकते कि सबके सब मेंबर्स सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरी करते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर तो हैं पर सबके सब सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरी नहीं करते। कुछ उसमें से सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कुछ में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कुछ में ऑर्गन एंड देन कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल इन स्पोंग्स द सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट एंड दे एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया स्पोंग्स, स्पोंग्स आता है पोरीफेरा में और स्पोंग्स में जो है लूजली सेल्स अरेंज हो जाती हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाती हैं और वे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, ठीक है। तो स्पोंग्स में क्या होता है, स्पोंग्स में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई एनसीईआरटी में, सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटी ओकर अमंग द सेल्स, ठीक है, इन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम कोलन ट्रेट्स में आ जाते हैं भाई। द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो भाई कोलन ट्रेट्स में अरेंजमेंट ऑफ द सेल जो है अब मोर कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें ऐसी सेल्स मिली जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी और वो सारी सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो आपस में टिश्यू बना लेती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। In the colon trait, the arrangement of the cell is more complex. Here, the cells performing the same functions are arranged into tissue. तो colon traits में जो cells same function perform कर रही थी वो आपस में arrange हो गई, उसने tissue बना लिया और colon traits में tissue level of organization पाया जाता है, ठीक है। tissue बन गया, अब tissue बन गया तो भाई tissue level of organization पाया जाएगा, बेसिकली बात है कोलन ट्रेट्स में। तो यहाँ पे कोलन ट्रेट्स में जो पाया जाता है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और ये बात ध्यान रखना, जो आगे किटनोफोरा आगे जो है, आगे एक और जो क्रिडेरिया है,
क्रिडेरिया जिसे हम किटनोफोरा भी कहते हैं, आगे जो एक और फाइलम है उसमें भी, किटनोफोरा में भी कौन सा फाइलम, कौन सा बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उसमें भी जो है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। आई स्टिल हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेथेलमिन्थेस। अगर हम आगे हायर लेवल ऑफ फाइलम्स में जाएंगे, ठीक है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो भाई हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें भाई टिश्यू के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑर्गन। तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो पाया जाएगा प्लेथेलमिन्थेस में। ठीक है, तो पोरीफेरा में मेनली, कुछ में, पोरीफेरा में भाई सब में नहीं पाया जाता, पर पोरीफेरा में मेनली आपका पाया जाता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कोलेंट्रेटा एंड किटनोफोरा में आपका पाया गया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन वी आर गोइंग टुवर्ड द प्लेथेलमिन्थेस। प्लेथेलमिन्थेस में आपका पाया गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन आफ्टर दैट एस्केलमिन्थेस से कोडेट तक आपका पाया जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यही आपका नीचे लिख रहा है। ठीक है, नीचे आपका यही लिख रहा है। एंड अदर हायर फाइलम्स which where the tissue are grouped together to form organ in each specialized for a particular function. ठीक है, in animals like annelid, arthropoda, molluscus, echinodermata, chordata, organs have associated to form a functional system, and each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called as the organ system level organization. ठीक है, तो जो एस्केलमिन्थेस से कोडेट तक होते हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई भाई, पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कवर कर लिया। अब भाई आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, तो अगर हम प्लेथेलमिन्थेस की बात करें तो भाई प्लेथेलमिन्थेस या प्लेथेलमिन्थेस से लोअर जो फाइलम होते हैं उसमें हमें सिंगल ओपनिंग ही मिलती है। उसमें सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई फाइलम शुरू से लेके मतलब जहां से स्टार्ट होती है पोरीफेरा से लेके प्लेथेलमिन्थेस तक, प्लेथेलमिन्थेस तक जो फाइलम होते हैं उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, और प्लेथेलमिन्थेस से बाद कुछ फाइलम्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं बाद में, पर मेजरली आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा प्लेथेलमिन्थेस से बाद। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया आपको। प्लेथेलमिन्थेस तक तो आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, सिंगल ओपनिंग मिलेगी। प्लेथेलमिन्थेस से बाद आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, आपको एक तरीके से दो अलग अलग पाथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं भाई सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई मेनली दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक हो गया आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो गया भाई आपका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो भाई ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप कर देता है, एंड देन हमारी जो सेल्स होती है, टिश्यू होते हैं, वो एक तरीके से ब्लड में नहा लेती हैं, बात हो जाती हैं। ठीक है, उसमें डूब जाती हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो होता है भाई ओपन टाइप। ठीक है, हमारे अंदर नहीं होता ओपन टाइप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऐसी जनरली कि भाई जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करेगा और जो टिश्यूज एंड सेल्स होंगी वो उसमें बात हो जाएंगी, नहा लेंगी एक तरीके से भाई, पूरी तरीके से डूब जाएंगी उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, यहाँ पे लिख भी रहा है भाई, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि जो हार्ट पंप करता है ब्लड वो कोऑर्डिनेट वे में, एक स्पेशलाइज्ड वे में सर्कुलेट होता है ब्लड थ्रू द वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। कई सारी वेसल्स होती हैं जिनके डायमीटर अलग अलग होंगे, उन सबसे कोऑर्डिनेट वे में ट्रांसफर होता है ब्लड इन द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हार्ट पंप करेगा ब्लड को और ब्लड बाद में वेरिंग डायमीटर की वेसल से अलग अलग डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट वे में, स्पेसिफिक वे में जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आर्टरीज की बात कर लो, वीन्स की बात कर लो, कैपिलरीज की बात कर लो, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अलग अलग वेसल्स। आगे भाई बात करते हैं सिमेट्री की। ठीक है, तो अगर सिमेट्री की बात करें तो भाई सिमेट्री मेनली दो तरह की सिमेट्री आपने पढ़ी होगी, एक तो रेडियल सिमेट्री होती है और एक बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, एसिमेट्री की बात करूं तो भाई एसिमेट्री जो होती है स्पोंग्स में पाई जाती है। ठीक है, पोरीफेरा में जो स्पोंग्स होते हैं उसमें एसिमेट्री पाई जाती है, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है भाई। ठीक है, आप कहीं से भी एक प्लेन ले लो और सेंटर ऑफ एक्सिस से काटने की कोशिश करो, आप नहीं काट सकते, वो डिवाइड ही नहीं होगा दो इक्वल पार्ट में स्पोंग्स। ठीक है, तो स्पोंग्स जो होता है सिमेट्रिक होते हैं। अब बात करते हैं भाई रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री में भाई आप किसी भी एक एनिमल्स को किसी भी प्लेन से दो हिस्सों में काट सकते हो। रेडियल सिमेट्री ये सिमेट्री होती है कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आपने लिया जो रेडियल सिमेट्री में लाई करता है, ठीक है, और उसको आप किसी भी प्लेन से, आपने ऐसे काटा, ऐसे काटा या ऐसे काटा, किसी भी प्लेन से आप जो है उसको दो इक्वल पार्ट में
काट सकते हो, ठीक है, रेडियल सिमेट्री को। रेडियल सिमेट्री अगर होगी उस एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में तो, ठीक है, ये होता है रेडियल सिमेट्री में। इंग्लिश में ही भाई आपको पढ़ के बता देता हूं मैं। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हेल्स इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो अगर किसी भी बॉडी को हमने दो आइडेंटिकल हेल्स में किसी भी प्लेन से काट दिया है, ठीक है, तो उस बॉडी में हम कहेंगे कि रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। और ये किस किस में होती है, तो भाई रेडियल सिमेट्री जो होती है मेनली वो होती है कोलंट्रेट्स में, किटनोफोरा में, कोलंट्रेट्स, किटनोफोर्स, और एक और एग्जांपल है जो आगे होता है भाई वो है इकाइनोडर्मेटा। ये बात ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें पाई जाता है बायलैटरल सिमेट्री, पर जो इकाइनोडर्मेटा का अडल्ट होता है, ठीक है, मेनली अडल्ट जो होता है उसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। तो तीन तरीके के फाइलम हम कह सकते हैं, कोलंट्रेटा, किटनोफोरा, किटनोफोर्स, ठीक है, कोलंट्रेटा, किटनोफोर्स एंड देन इकाइनोडर्मेटा। ये तीन तरीके के फाइलम होते हैं जिसमें कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री की बात करूं भाई, इन द बायलैटरल सिमेट्री द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हेल्स इन ओनली वन प्लेन। तो भाई बायलैटरल सिमेट्री वो होती है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक प्लेन से ही दो इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर सकें, तो भाई उससे हम कहेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में भाई ये एक ही प्लेन से डिवाइड हो रहा है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म में जो है बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस ऑर्गेनिज्म में जो है बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया भाई। बायलैटरल सिमेट्री की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो भाई बायलैटरल सिमेट्री आपकी होती है, आप मान लीजिए भाई प्लेथेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनिलिड्स, कोडेटा, आपका आर्थ्रोपोडा, जितने भी बचे भाई इन तीन को छोड़ के जितने भी आपके फाइलम बचे भाई सब में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां तक भाई आपको सब कुछ क्लियर हो गया। हमने शुरू में बात करी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमेट्री, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बने रहिए। अभी बात करेंगे भाई हम, जुकाम हो रहा है भाई मुझे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे भाई कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ लेता हूं भाई। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल इक्टोडम एंड इंटरनल इंडोडम आर कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें सेल्स जो होती है वो अरेंज होती है दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, एक्सटर्नल की बात करें तो इक्टोडम, इंटरनल की बात करें तो इंडोडम, इन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ये बात ध्यान रखना कि इसमें इन एनिमल्स में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं मीजोगिला। इन एनिमल्स में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मीजोगिला इन बिटवीन द इक्टोडम एंड द इंडोडम, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें कि सेल्स अरेंज हो जाती है आउटर एम्ब्रियोनिक आउटर इक्टोडम एंड एम्ब्रियोनिक इनर इंडोडम लेयर्स एंड एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन देम, जिसे हम कहेंगे भाई मीजोगिला, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक में होती है इक्टोडम, इंडोडम और उनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे हम कहते हैं मीजोगिला, ये प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक की अगर भाई मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो डिप्लोब्लास्टिक मेनली आपको पाया जाता है भाई कोलंट्रेट्स में, किटनोफोर्स में, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक आपके जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कोलंट्रेट्स एंड किटनोफोर्स में, ठीक है। प्लेथेलमिंथीज से आपके चालू हो जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक आपके पाए जाते हैं कोलंट्रेट्स एंड किटनोफोर्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई हम डिप्लोब्लास्टिक की, ठीक है। तो ये भाई आपका खत्म हो गया है यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं भाई, दोज एनिमल्स इन विद द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर जिसे हम कहेंगे मीजोडम इन बिटवीन द इक्टोडम एंड द इंडोडम आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि भाई अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आउटर इक्टोडम होती है, इनर इंडोडम होती है और उसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे मीजोगिला कहते हैं इन द डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब इन द डिप्लोब्लास्टिक जब भाई ऑर्गेनिज्म और डेवलप्ड हुआ तो वो जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर थी मीजोगिला वो अब डिफरेंशिएट हो गई एंड देन डिफरेंशिएट होकर एक मीजोडम लेयर में कन्वर्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि भाई डिप्लोब्लास्टिक में जो है तीन तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती है, एन आउटर इक्टोडम, एन इनर इंडोडम एंड एन मिडल लेयर विच इज कॉल्ड एज अ मीजोडम इन द डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं कि भाई डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस किस फाइलम में लाई करते हैं, तो भाई डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्लेथेलमिंथीज से वहां से डिप्लोब्लास्टिक चालू हो जाएगा। तो भाई जो प्लेथेलमिंथीज होता है वहां से डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म चालू हो जाते हैं लाई करना। तो जो फाइलम होते हैं प्लेथेलमिंथीज से कोडेट तक वो सबके सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके सब डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भाई कोलम में, ठीक है।
कोलम। तो भाई एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है एक तरीके की, उसे हम कोलम कहते हैं। द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द क्लासिफिकेशन। तो भाई इस कैविटी जिसे हम कहते हैं कोलम, ये बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है और इसका प्रेजेंट होना एक इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का। ये हमने पहले बात भी करी थी कि भाई इसको भी हम बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं कि भाई इसके बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज अ कोलम। तो जो बॉडी कैविटी जिसको हम लाइन करते हैं मेसोडर्म के द्वारा, या फिर जो बॉडी कैविटी लाइन होती है मेसोडर्म के द्वारा, उसे हम कहते हैं भाई कोलम। यही बॉडी कैविटी कहलाती है कोलम, ठीक है। द एनिमल पॉजिंग द कोलम इज कॉल्ड एज कोलेमेंट। और जो भी एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, और वो लाइन होती है बाय द मेसोडर्म, तो वो कहलाता है कोलिमेट एनिमल, ठीक है। कोलिमेट एनिमल, जैसे कि एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं कोलिमेट्स की, तो एग्जाम आ जाते हैं भाई एनिलिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोडास, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, अंदर कोडेटा। तो हम कह सकते हैं भाई कि जितने भी एनिलिड्स की बात होते हैं, एनिलिड्स से स्टार्ट होते हैं, देन एनिलिड्स टू कोडेटा, जितने भी आपके फाइलम होते हैं वो सब आपके लाई करते हैं इन द कोलिमेट पार्ट। और या फिर कह सकते हैं कि भाई एनिलिड्स से कोडेट तक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, ठीक है। और वो कोलिमेट एनिमल होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead of mesoderm is present as a scattered pouch in between the ectoderm and endoderm, and such a body cavity is called as a pseudocolimate and the animal possesses pseudocolimate, ठीक है। और ये एस्केलमेंथीज में होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन नहीं होती और मेसोडर्म प्रेजेंट होता है एज अ स्कैटर्ड पाउच। वहाँ पे जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होगी और मेसोडर्म एक स्कैटर्ड पाउच की तरीके से गोल गोल छल्ले के रूप में प्रेजेंट होगा भाई। और ये जो बॉडी कैविटी होती है उसे हम कहते हैं सूडोकोलिमेट। और ये सूडोकोलिमेट जो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है ये भाई होती है एस्केलमेंथीज में, इसलिए हम एस्केलमेंथीज एनिमल्स को जो कहते हैं वो कहते हैं हम सूडोकोलिमेट, ठीक है। सूडोकोलिमेट्स एनिमल्स, ठीक है। तो एस्केलमेंथीज में आपके सूडोकोलिमेट कैविटी पाई जाएगी, मतलब कि उसमें कैविटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी, वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होगी और एक स्कैटर्ड पाउच के रूप में मेसोडर्म उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई जितने भी, अब भाई ये हमें पता चल गया कि जिसमें प्रेजेंट होते हैं कोलिमेट कहते हैं। एनिलिड कोडेटा जिसमें भाई एक तरीके से मेसोडर्म लाइन नहीं होता और स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट होती है, वो एस्केलमेंथीज में होती है, उसे हम कहते हैं सूडोकोलिमेट। अब भाई बात आई जिसमें नहीं होता है। अब जिसमें नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उसका हम कहते हैं एकोलिमेट। और एकोलिमेट में मेनली आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लेथेलमेंथीज या प्लेथेलमेंथीज से पहले वाले, ठीक है। क्योंकि एस्केलमेंथीज में तो थोड़ी थोड़ी डेवलप्ड होनी शुरू हो गई, सूडोकोलिमेट आ गए थे। और सूडोकोलिमेट के बाद एस्केलमेंथीज के बाद चालू होता है एनिलिड्स, और एनिलिड्स से तो भाई फुल्ली डेवलप्ड कोलिमेट आ गए थे। तो एस्केलमेंथीज से जो भी पीछे फाइलम्स हैं वो सब के सब एकोलिमेट में आएंगे, वेदर इट इज प्लेथेलमेंथीज, वेदर इट इज कोलेंटेटा, वेदर इट इज किटनोफोर्स, ठीक है, ठीक है। और एकोलिमेट का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई उसमें बॉडी कैविटी उस ऑर्गेनिज्म में या उस फाइलम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया, बेसिक है सबको। एनसीईआरटी से आपको बेसिक मिल रहा होगा सब कुछ। एनसीईआरटी सामने देखिए, एनसीईआरटी से पूरी तरीके से पढ़िए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए और जो जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ते जाइए, आपको सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सेगमेंटेशन की, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद serial repetition of at least some organ. For example, the earthworm, the body shows this pattern called metamerism segmentation and the phenomena is called as a metamerism. तो भाई आप सेगमेंट में आ गए भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में और कुछ ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑर्गन रिपीट होते रहते हैं उसमें, और जो सेगमेंटेशन का पार्ट होता है, डिवीजन का पार्ट होता है, वही भाई रिपीट होता रहता है। आपने अर्थवोम में देखा होगा, अर्थवोम में हम सेगमेंटेशन, तो भाई अगर हम अब बात करें अर्थवोम की, तो अगर अर्थवोम की बात करते हैं तो भाई आपने देखा भी होगा अर्थवोम में सेगमेंटेशन पाया जाता है। अर्थवोम की बॉडी जो होती है पूरी तरीके से डिवाइड होती है, एक सेगमेंटेशन पैटर्न आपने अर्थवोम को देख के पता कर लिया होगा कि भाई एक सेगमेंटेशन पैटर्न इस बॉडी में या इसकी एक तरीके से स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक सेगमेंटेशन पैटर्न पाया जाता है, जिसकी बॉडी में रिपीटेड सेगमेंटेशन पाया जाता है, एक पूरी तरीके से सीरियल वे में उसकी बॉडी डिवाइड होती है रिपीटेडली, ठीक है, जो कि
बार बार रिपीट हो रहा है उसी सेगमेंट में, ठीक है। उसी तरीके से उस सेगमेंट, एक सेगमेंट मान लीजिए एक बॉक्स है और वो बार बार बॉक्स की तरीके से ये एक बॉडी जो है डिवाइड हो रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन पैटर्न पाया जाता है जिसे हम मेनली कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। और इसका मेनली एग्जांपल है अर्थवॉर्म या अदर एग्जांपल्स भी हैं, वो सब भी भाई मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे सब बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई नोट कोड। तो भाई नोट कोड का तो बेसिक सा क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको कहूँ कि बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होगा नोट कोड का, तो आप खुद भी कह सकते हैं कि भाई वो ऑर्गेनिज्म जिसमें नोट कोड प्रेजेंट होती है उसे हम कोडेट कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें नोट कोड प्रेजेंट नहीं होती उसे हम कहते हैं नॉन कोडेड, ठीक है। तो बेसिक सा क्लासिफिकेशन है नोट कोड्स का, ये इसमें एनसीईआरटी में पूरा लिख रहा है कि दोज ऑर्गेनिज्म जिसमें विच पोजेस द नोट कोड आर कॉल्ड एज अ कोडेड एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट पोजेस द नोट कोड आर कॉल्ड एज अ नॉन कोडेड, ठीक है। विच इज फ्रॉम द पोरीफेरा टू अ हेमीकोडेटा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हेमीकोडेटा को पहले हमने कोडेट में रखा था पहले कभी, ठीक है, पर अभी हेमीकोडेटा को हमने कोडेट से बाहर रख दिया। मतलब मैंने नहीं भाई, साइंटिस्टों ने हेमीकोडेट को पहले कोडेट में लाई करते थे पर कोडेट से बाद में बाहर निकाल दिया था हेमीकोडेटा को, ठीक है। तो पोरीफेरा से लेके हेमीकोडेटा तक जितने भी हैं, या फिर कह सकते हैं कि भाई हम बेसिकली अगर हेमीकोडेटा को नहीं भी ले रहे तो पोरीफेरा से जो इकाइनोडर्मेटा तक है, आप पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक मान सकते हैं। हालांकि हेमीकोडेटा भी नॉन कोडेट में आ रहा है अब, तो पोरीफेरा से हेमीकोडेटा तक नॉन कोडेट्स होते हैं, और जो कोडेट्स होते हैं जिसमें नोट कोड प्रेजेंट होते हैं उसे हम कोडेट कहते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होती नोट कोड उसे हम कहते हैं नॉन कोडेट, जो कि होते हैं पोरीफेरा से लेके हेमीकोडेटा तक, ठीक है। आगे भाई बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो भाई ये आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें सब दे रखा है भाई कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म का हुआ। कि भाई एक एनिमल था, एनिमिलिया, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे पोरीफेरा आ गया, टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड हो गया, जिसमें रेडियल जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, वो कोलेंटेट एंड किटनोफोर्स हो गए। और वहीं पे बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो विदाउट बॉडी कैविटी में आ जाता है भाई, जिसमें एक्रोलिमेट मैंने आपको कहा था, प्लेथेलमेंथीज। उसके बाद भाई बायलेटरल सिमेट्री, या फिर जिसमें कहते हैं भाई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। उसमें भाई अगर सूडोकोलिमेट की बात करें जिसमें भाई मीजोडम से कवर नहीं होती बॉडी कैविटी, उसमें भाई आपका स्केलमेंथीज में आ जाता है, ठीक है। सूडोकोलिमेट है वो, ठीक है, पर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लाई होता है, ठीक है। और साथ साथ में अगर इन सब में बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बात ध्यान रखना, बायलेटरल सिमेट्री प्लेथेलमेंथीज से लेकर कोडेट तक सब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पर प्लेथेलमेंथीज जो होता है वो एक्रोलिमेट में आता है, उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, ठीक है। वहीं पे अगर एस्केलमेंथीज की बात करें तो वो सूडोकोलिमेट में होता है, मतलब मीजोडम से कवर नहीं होती बॉडी कैविटी। वहीं पे अगर आगे की बात करते हैं एनिलिड से कोडेट तक, तो भाई ये सब के सब जो है आपके कोलिमेट्स में आते हैं, इनमें बॉडी कैविटी होती है और बॉडी कैविटी लाइन भी होती है बाय द मीजोडम्स, ठीक है। आगे भाई पहला फाइलम आज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज मैं पहला फाइलम स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी सी बता रहा हूँ भाई, पहला फाइलम आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका पहला फाइलम है भाई पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा, और मैं भाई रीड भी करूंगा और फिर आपको बताऊंगा भी सब कुछ, ठीक है। बताने को भाई सब कुछ बता दूंगा मैं एकदम से, पर मैं चाहता हूं कि भाई आपको एक एक लाइन पता चले, एक एक लाइन का मतलब पता चले, आपको एनसीईआरटी पूरे दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो दिमाग में छापनी है एनसीईआरटी, रटनी नहीं है, दिमाग में छापनी है। एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। जनरली मेराइन होते हैं भाई ये, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट करते हैं भाई। द मेंबर्स ऑफ द फाइलम्स आर कॉमनली नोन एज अ स्पोंज। तो मेंबर्स जो होते हैं फाइलम पोरीफेरा के, इन हम कॉमनली स्पोंज कहते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मेराइन, ये जनरली मेराइन होते हैं। मोस्टली एसेमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, और मोस्टली जो होते हैं एसेमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मतलब इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होती है। ये मैंने पहले ही बताया था भाई कि स्पोंज जो होते हैं वो एसेमेट्रिक होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है, एंड हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि भाई ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं, पर इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। लूजली सेल्स एग्रीगेट होती हैं और इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। स्पोंग्स हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पोंग के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड, या फिर कह सकते हैं कि भाई स्पोंग्स में जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, या फिर हम उसे कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो जो स्पोंग्स होता है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वाटर एंटर होता है थ्रू माइन्यूट पोर्स। तो स्पोंग्स के अंदर वाटर जो होता है एंटर होता है थ्रू द माइन्यूट पोर्स, जो आपको एनसीईआरटी में दिख भी रहा होगा। इन पोर्स के द्वारा एंटर होता है, जिसे हम कहते हैं ओस्टिया, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम, ठीक है। और उसके बाद वो ओस्कुलम में जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पायरेशन, ठीक है,
रेस्पायरेशन, एक्सचेंज एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। और ये जो पाथवे होता है, टोटल पाथवे जो वाटर का हुआ कि भाई वाटर ट्रांसपोर्ट का ये जो पाथवे हुआ, ये रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, रेस्पायरेशन एक्सचेंज में हेल्प करेगा, या फिर आपको कहेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करेगा, फूड गैदरिंग में। इसी वाटर पाथवे से जो फूड होता है पोरीफेरा का वो आता है, इसी पाथवे से पोरीफेरा या स्पॉन्ज जो होते हैं वो रेस्पायर भी करते हैं, मतलब एक तरीके से सांस भी लेते हैं, और इसी पाथवे से स्पॉन्ज जो होते हैं वो अपने वेस्ट को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। यही अकेला पाथवे उनके लिए एक तरीके से लाइफ का काम करता है, जीने का तरीका, जीने का एक तरीके से राह मिल जाती है इस पाथवे से, आप मान सकते हैं उसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं कोनोसाइट्स और द कोरल सेल लाइन द स्पोंकुलाई एंड द कैनाल, ठीक है। और जो ये कैनाल है या कोरल सेल्स जो पाई जाती हैं पोरीफेरा में, भाई इस वाटर कैनाल सिस्टम में जो कोरल सेल्स पाई जाती हैं, उन कोरल सेल्स को जो कोरल सेल्स जो पाई जाती हैं, फिर ये हम कह सकते हैं कि कोनोसाइट सेल्स जो होते हैं वो लाइन करते हैं भाई स्पोंगोकुलाई को। ये बात ध्यान रखना, ये जो कोनोसाइट सेल्स होते हैं और कोरल सेल्स होते हैं वो लाइन करते हैं स्पोंगोकुलाई को और कैनाल को। जो ये जो टोटल कैनाल है, हमने पढ़ा भाई वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम जो प्रेजेंट होता है पोरीफेरा में, इस कैनाल सिस्टम को या इस कैनाल को, जो इस सिस्टम की कैनाल है उसको, उस कैनाल सिस्टम को पूरी तरीके से एक तरीके से कवर करते हैं कोनोसाइटिक सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कोरल सेल्स, ठीक है। कोरल सेल्स एंड कोनोसाइटिक सेल्स इस कैनाल सिस्टम की कैनाल को कवर करते हैं, पूरी तरीके से लाइन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे भाई डाइजेस्टिव इज इंट्रासेलुलर। तो डाइजेशन जो होता है इसमें इंट्रासेलुलर होता है, ये बात ध्यान रखना। ये पोरीफेरा जो होता है उसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिकल्स एंड स्पोंगी फाइबर। तो जो बॉडी होती है पोरीफेरा की, जो पोरीफेरा की बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है स्केलेटन से, ठीक है, ऐसे स्केलेटन से जो कि बने हुए होते हैं एक तरीके से हम कहते हैं स्पिकल्स या स्पोंगी फाइबर से। तो जो पोरीफेरा की बॉडी होती है वो सपोर्टेड होती है एक तरीके से, आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्केलेटन्स होते हैं जो कि स्पिकल्स से बने होते हैं या स्पोंगी फाइबर से बने होते हैं, वो पोरीफेरा की बॉडी को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन विच इज मेड ऑफ स्पिकल्स एंड स्पोंगी फाइबर्स, ठीक है। सेक्सेस की बात करें तो भाई सेक्स जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है, इसमें जो सेक्सेस होते हैं पोरीफेरा में वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है। इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ये बात ध्यान रखना, अलग अलग नहीं होंगे सेक्सेस, ये हर्मोफ्रोडाइट होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो मेल सेक्स भी होगा और फीमेल सेक्स भी होगा, ठीक है। तो हर्मोफ्रोडाइट होंगे, ये सेपरेट नहीं होंगे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल होंगे, हर्मोफ्रोडाइट होंगे, ये बात ध्यान रखना। हार्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। हार्मोफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब एक तरीके से हार्मोफ्रोडाइट होता है, ठीक है, ठीक है। हार्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल का मतलब एक है, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि दो सेक्स हैं, वो मेल के तरीके से भी बिहेव करता है और फीमेल की तरीके से भी बिहेव करता है, ठीक है। एग भी प्रोड्यूस करता है एंड देन एट द सेम टाइम दे ऑल्सो प्रोड्यूस द स्पर्म, वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन फाइबर्स, स्पिकल्स एंड स्पोंगी फाइबर, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअली एग और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्पोंग्स आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो स्पोंग्स होते हैं, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अभी तो हमने सेक्सेस की बात करी कि भाई सेक्सेस इनके जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, और अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करें तो स्पोंग्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की थ्रू ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में भाई सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी बता दूंगा, ठीक है। एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो एसेक्सुअली तो ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली की बात करूं तो सेक्सुअली ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनेंगे, एग बनेगा, स्पर्म बनेगा, जब भी तो भाई जाइगोट बनेगा एंड देन दे आर प्रोड्यूस, ठीक है। सेक्सुअली अगर बात करूं तो सेक्सुअली में भाई गैमेट्स प्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है सेक्सुअली प्रोड्यूस होने के लिए, और सेक्सुअली की बात करूं तो भाई ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और सेक्सुअली ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स के बाद एग एंड स्पर्म बनेंगे उन्हीं गैमेट्स से, और वही उसके बाद जाइगोट एंड देन दे आर रिप्रोड्यूस, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई फर्टिलाइजेशन की बात करें, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं स्पोंग्स में, तो फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो
लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोली डिस्टल फ्रॉम द अडल्ट, ठीक है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन स्पोंग्स में होता है वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अंदर होता है बॉडी के, और जो डेवलपमेंट होता है बाद में वो डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है। मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले लार्वा बनेगा और लार्वा के बाद भाई वो फिर अडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो लार्वा में कन्वर्ट होता है पहले और लार्वा बनता है, लार्वा के बाद कहीं जाके अडल्ट बनता है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है थ्रू द मेनी लार्वल स्टेजेस एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड द अडल्ट, ठीक है। और जो लार्वा होता है डेवलपमेंट में, वो लार्वा मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऊपर से स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट, ठीक है। अडल्ट से लार्वा जो होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे भाई चलते हैं, ठीक है, ठीक है। स्पोंग्स पूरा कवर होने वाला है, पोरीफेरा फाइलम हमारा खत्म होने वाला है, एग्जांपल सब रह गए हैं। तो भाई एग्जांपल्स की बात करें तो साइकोन जिसे साइफा कहते हैं, या स्पोंगिला जिसे फ्रेश वाटर स्पोंग्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड यू स्पोंगिया जिसे बाथ स्पोंग कहते हैं। तीन बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी में लिख रहे हैं भाई, तीन बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि पोरीफेरा में है। एक तो साइकोन जिसे हम साइफा कहते हैं, एक स्पोंगिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पोंग है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये भी आ जाते हैं कि भाई फ्रेश वाटर स्पोंग क्या होता है, तो वो स्पोंगिला होता है, ठीक है। तो साइकोन जो होता है उसे हम साइफा कहते हैं, जो स्पोंगिला होता है उसे फ्रेश वाटर स्पोंग कहते हैं। देन वी आर गोइंग टुवर्ड द यू स्पोंगिया, और यू स्पोंगिया जो होता है वो बाथ स्पोंग होता है, ठीक है। ये सब पूरी तरीके से एग्जांपल क्लियर हो गए हैं, पूरी तरीके से सारी कैरेक्टरिस्टिक जितने भी हमारे पोरीफेरा फाइलम में थे वो भी सब क्लियर हो गए हैं। टोटल पूरी तरीके से आज हमने पोरीफेरा तक कवर करा और बेसिक क्लासिफिकेशन कवर करा, ठीक है। तो आज कुल मिला के हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देन वी आर गोइंग टुवर्ड द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, organ level organization, organ system level organization. Then we are going toward the digestive system, then we are talking about the circulatory system, and then we are discussed about the segmentation and the metamerism, and then we are also talking about the columate and the pseudocolumate, the body cavity which is present or not present in some organism, ठीक है। all these subject or these characteristic of the organism are discussed by me, ठीक है। सबके सब कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिनके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर पार्ट आज मैंने डिस्कस कर लिया है, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल को डिस्कस करेंगे। अब पोरीफेरा तक हमने पढ़ लिया है, आगे की जो भी फाइलम्स हैं, वेदर इट इज कोलेंट्रेट, वेदर इट इज किटनोफोर्स, वेदर इट इज प्लेथियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेट्स, एंड देन वी आर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोडेट्स। सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। तो अब अगला जो मेरा लेक्चर आने वाला है भाई, उसमें करीब करीब में कोडेट तक खत्म कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। आज मैंने पोरीफेरा तक खत्म करा, शुरू से लेके पोरीफेरा तक आज मैंने पढ़ा दिया है, बेसिक क्लासिफिकेशन से लेके पोरीफेरा के सारी कैरेक्टरिस्टिक, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द पोरीफेरा। सब कुछ मैंने कवर करवा दिया है। आगे जो कोलेंटेट से कोडेट तक बचा है वो भाई अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरे अगर ये लेक्चर भाई, मेरा जो ये लेक्चर आज का है ये आपको पसंद आया तो भाई मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरा जो सपोर्ट बनता है भाई वो मेरा ये है कि आपको पढ़ाना, और आपका जो सपोर्ट बनता है वो ये है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मेरा भी सपोर्ट होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भाई मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा, और आगे का तो भाई लेक्चर आने वाला ही है, उसमें कोई दुराई नहीं। आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, आगे का लेक्चर आपको मिलना ही है, पर भाई मैं ये कहूँगा आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी भाई अच्छा लगे कि भाई मेरे चैनल को कोई चाह रहा है या मुझे कोई चाह रहा है, और मुझे लगे कि भाई मुझे आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे लेक्चर आपको देने हैं। आगे का जितना भी भाई आपका छुटा हुआ बायोलॉजी का 11th का 12th का जो भी सब्जेक्ट आपका रह गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो सब कुछ भाई आपको बताऊंगा, सब कुछ पूरी तरीके से क्लियरली बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके भाई, कोशिश करिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अपने कम से कम 10 से 20 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली भाई यही कहना चाहूँगा कि मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और भाई मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा अच्छी तरीके से कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। जय हिंद।